ये हमारी सेकंड पार्ट वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पे ये सारा डेटा आता कहाँ से है और इस शीट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये डेटा शीट आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको मैं पहले थोड़ी सी बताई थी, लेकिन अब मैं डिटेल में आपको समझाऊँगा। और ये डेटा कहाँ से आता है, कौन डालता है, क्या प्रोसेस इसमें फ़ॉलो करते हैं हम, वो सब भी बताऊँगा। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल नंबर है। ये स्टाइल किस डिलीवरी का स्टाइल है वो डला हुआ है यहाँ पे। ये डेटा जब नया सीज़न चालू होता है, जैसे रिज़ॉर्ट चालू हुआ, तो R&D टीम जो हमारी है, जिसमें संगीता है और उसकी टीम है, वो यहाँ पे सबसे पहले ये स्टाइल नंबर क्रिएट करती हैं। ये डिलीवरी सेलेक्ट करती हैं, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे डिलीवरी 1, डिलीवरी 2, और इसके बाद जैसे RS ऑर्डर ई कॉम, RS ऑर्डर री ऑर्डर HN। कोई री ऑर्डर आता है तो मतलब वो नई डिलीवरी का पार्ट नहीं होता है, वो पुराना कोई स्टाइल होता है। तो जो री ऑर्डर स्टाइल्स होते हैं उसकी जिम्मेदारी प्रोडक्शन मर्चेंडाइजिंग टीम की होती है, जो रिंशू एंड टीम है, वो यहाँ के अंदर एवरेज डालती है। और अगर ई कॉमर्स का कोई री ऑर्डर आता है पुराना स्टाइल का, तो यहाँ पे मेहरीन एंड टीम डालती है, जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो डिलीवरी 1, डिलीवरी 2 की जगह यहाँ पे अगर ई कॉम का री ऑर्डर है तो वो ई कॉम री ऑर्डर कर देंगे, RS का ऑर्डर है, HN का ऑर्डर है तो HN कर देंगे। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि एक बार यहाँ पे एक स्टाइल अगर आ गया तो उसको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे स्टाइल यूनिक होते हैं। एक बार डालने के बाद उस पर जितनी भी बार ऑर्डर आएगा, जितनी भी क्वांटिटी का ऑर्डर आएगा, वो अपने आप उसकी कैलकुलेशन सारी कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपने एवरेजेस डाल दी। सेकंड मूव करते हैं फैब्रिक 1। यहाँ पे फैब्रिक का ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, जो कि ERP से आता है। सबके फैब्रिक के कोड्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वो फैब्रिक सेलेक्ट करना होता है जो शेल फैब्रिक होता है, मतलब सबसे मेन फैब्रिक होता है, जो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसकी विड्थ सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद उसका एवरेज, यहाँ पे देखिए सैम्पलिंग एवरेज लिखा हुआ है इंक्लूडिंग शिंक्रेज, तो ये भी हम यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद ये प्लेसमेंट प्रिंट है, सॉलिड फैब्रिक है, या रनिंग प्रिंट है, या नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, वो सेलेक्ट कर देते हैं। कौन से प्रिंटर से ये प्रिंट हुआ था, AP, कबीर, ब्राइट्रोमैटिक, स्क्वायर प्रिंट, अग्रदेव। अगर सॉलिड है तो उस केस में हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद उसी तरीके से सेकंड फैब्रिक हो सकता है, शेल में कोई दूसरा फैब्रिक भी लग रहा हो, 2 फैब्रिक लग रहे हो, तो हम यहाँ पे दूसरा फैब्रिक सेलेक्ट कर देते हैं। इन केस दूसरा फैब्रिक नहीं लग रहा है तो हम लाइनिंग सेलेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कॉटन वॉइल है या फिर रेयॉन लाइनिंग है। फिर उसकी विड्थ आ गई, उसका सैम्पलिंग का एवरेज इंक्लूडिंग श्रिंकेज आ गया, और उसके अंदर प्रिंट है या सॉलिड है। कई बार दूसरा फैब्रिक में भी प्रिंट होता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे किसी स्टाइल में दिखा देता हूँ। अभी मैक्सिमम यहाँ सॉलिड ही दिख रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे सेकंड फैब्रिक के अंदर प्रिंटिंग हो रखी है, तो वो प्रिंट सेलेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो सॉलिड सेलेक्ट कर दिया और नॉट एप्लीकेबल कर दिया। ये R&D टीम का काम है इनिशियल स्टाइल्स पे डालना, एंड मर्चेंट प्रोडक्शन टीम का काम है अगर कोई रीऑर्डर स्टाइल ऐड होता है तो एक बार ही डालना है, बार बार नहीं डालना है। जैसे इसके अंदर अगर थर्ड फैब्रिक भी लग रहा है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया, तो थर्ड फैब्रिक आ गया। रनिंग प्रिंट है तो रनिंग प्रिंट सेलेक्ट कर दिया, और कौन से प्रिंटर ने उस पर प्रिंट करना है तो यहाँ पे उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर दिया। किसी किसी केस में हो सकता है 4 फैब्रिक भी यूज़ हो रहे हों, तो हमने यहाँ पे फोर्थ फैब्रिक का ऑप्शन बनाया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। कॉटन जकार्ड आ गया, ये फोर्थ फैब्रिक है। अगर आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सारे फोर्थ फैब्रिक, तो सबका यहाँ पे हमने एवरेजेस डाल दी। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब ऑर्डर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अब ये प्रोडक्शन एवरेज अपडेटेड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये R&D टीम करती है इसको, क्योंकि वो पहले सैम्पलिंग एवरेज डालती है और बाद में जब वो पैटर्न ग्रेडिंग वगैरह करवा देती है तो वो यहाँ पे एवरेजेस रिप्लेस कर देती है और यहाँ पे अपडेटेड मार्क कर देती है। R&D टीम का ये भी काम होगा कि जब भी वो किसी सैम्पलिंग, जब भी एवरेज को अपडेट करें तो वो एक नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू मर्चेंट टीम्स को डाल दें, ताकि उनको पता हो कि कौन सा स्टाइल की एवरेजेस अपडेट हो गई हैं, और ये टाइम स्टैम्प आ जाती है कि किस तारीख को अपडेट किया गया है। यहाँ पे वॉश केयर लेबल डलना है, जो कि मर्चेंट टीम का काम है। जब वो फैब्रिक की टेस्टिंग वगैरह करवा लें और उसका फैब्रिक वॉश केयर लेबल फाइनल हो जाए उस स्टाइल का, तो यहाँ पे स्टाइल के अगेंस्ट में वॉश केयर लेबल यहाँ पे डलना है। यहाँ पे टेक्निकली ड्रॉप डाउन होना चाहिए वॉश केयर लेबल का, जो कि अभी बनाया नहीं है, लेकिन हम बना देंगे, तो उससे और इजी होएगा कि आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है। उससे आपकी पूरे सीज़न की वॉश केयर लेबल की रिक्वायरमेंट यहाँ से अपने आप निकल के आ जाएगी। इसके बाद हम जब फैब्रिक क्लोज कर लिया, हमने एवरेज अपडेट कर दी, तो हम आ जाते हैं प्रोसेसेस पे।
कि इस गारमेंट के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब हैंड एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, आई एम्ब्रॉयडरी, स्मोकिंग, मलकन आफ्टर स्टिचिंग, क्रॉस स्टिच हो रहा है, प्लीटिंग डल रही है, डोरी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, विस्कोस जॉर्जेट क्रॉस स्टिच हो रहा है, कॉटन शिफली हो रहा है। तो यहाँ पे हम हर तरीके की प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने इसके लिए 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। एक गारमेंट में हम एज्यूम करते हैं कि 4 प्रोसेस से ज़्यादा नहीं होंगे, और सब जगह सेम ड्रॉप डाउन हमने डाल दिया है। मान लीजिए कि यहाँ पे इस गारमेंट के अंदर हैंड एम्ब्रॉयडरी हो रही है, तो हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी डाल दी और उसकी टाइमिंग डाल दीजिए। मान लीजिए 3.5 आवर्स उसके अंदर लग रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। प्रोसेस 2 मान लीजिए, उसके बाद उसमें मशीन एम्ब्रॉयडरी हो रही है, तो मशीन एम्ब्रॉयडरी सेलेक्ट कर लिया और उसका टाइमिंग डाल दिया। प्रोसेस 3 मान लीजिए यहाँ पे कॉटन शिफली होना है, तो कॉटन शिफली के केस में हम उसकी एवरेज डालेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने 3 डाल दिया, तो मतलब 3 मीटर की उसकी एवरेज आ गई। और ऐसे ही 4th प्रोसेस ले लीजिए, मान लीजिए स्मोकिंग हो गई, तो स्मोकिंग की हमने यहाँ पे एवरेज डाल दी। तो उससे हमें पता चलेगा कि कितनी मीटर की स्मोकिंग हमारे को रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही रैंडम आपको दिखाने के लिए डाला है। ये सारे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए। आप देखेंगे यहाँ विस्कोस जॉर्जेट की रिक्वायरमेंट, क्रॉस स्टिच की रिक्वायरमेंट डली हुई है 3.99 मीटर। दैट मीन्स इस स्टाइल में सूकी 5126 में हमें क्रॉस स्टिच करवाना है कंप्यूटर से। 3.99 मीटर उसकी एवरेज है, तो जितने भी पीसेस का ऑर्डर होगा वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर आपको दिख जाएगा। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ उसके बाद ट्रिम्स पे। तो यहाँ पे हमने ट्रिम 1 और उसका एवरेज, ट्रिम 2 उसका एवरेज, ट्रिम 3 ऐसे करके 12 कॉलम्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, एज्यूमिंग के 12 से ज़्यादा आइटम एक स्टाइल में नहीं लग रहे होंगे। अब उसमें हमने डाल दिया लेस 9155, मतलब ये एक लेस है जो इसके अंदर लग रही है और उसका एवरेज 5.1 मीटर है। ऐसे ही कोई बॉबिन इलास्टिक लग रही है, इसी तरीके का इसमें फैब्रिक का बटन बन के लग रहा है। कितने बटन लग रहे हैं? 13 बटन लग रहे हैं। इलास्टिक 6 mm की वाइट लग रही है, कितना एवरेज है? 0.5 एवरेज है। थ्रेड लग रहा है। इसी तरीके से एक स्टाइल में जितनी भी चीज़ें लग रही हैं उनकी हमने एवरेजेस डाल दी हैं। और इसके बाद हम इसमें ये भी डालते हैं कि टेसल कितने चाहिए इस स्टाइल में। अगर कोई टेसल लग रहा है तो वो कितना लग रहा है, तो मैं आपको टेसल भी कहीं पे दिखा देता हूँ। तो टेसल के केस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टेसल के मटेरियल की रिक्वायरमेंट डलती है और दूसरा नंबर ऑफ़ टेसल्स भी डलते हैं, ताकि हमें इसी शीट से ये भी कैलकुलेट हो जाए हमारे लिए कि कितने नंबर ऑफ़ टेसल्स हमें किस स्टाइल के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन होके आती है। तो यहाँ पे हमने सारी ट्रिम्स डाल दी और उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट मार्क करना ज़रूरी होता है, ताकि पता चल जाए कि ये स्टेटस कंप्लीट है। और एक ये बॉम आप देख रहे हैं, बॉम वेरीफाइड, ये हमने एक लास्ट कॉलम बनाया है। पहले हमें कई बार प्रॉब्लम आई है जिसमें बॉम इनकम्प्लीट होता है या रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट होती है, तो उस वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि क्या चीज़ हमारे से मिस हो गई, जिसकी वजह से हमारे को बाद में डिलेज एक्सपीरियंस होती हैं शिपमेंट्स के अंदर। तो ये शीट हमने ये बॉम वेरीफाइड बनाया है, जो कि MM को वेरीफाई करना है। टू बी वेरीफाइड बाय MM मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें 2 चीज़ें होनी है कि जो बॉम बना है और जो ट्रिम कार्ड है और जो इस शीट के अंदर डेटा डला है, मतलब एवरेजेस डली हैं, उसके बाद ट्रिम्स की रिक्वायरमेंट डली है, प्रोसेसेस डले हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर शीट में अपडेटेड हैं एंड करेक्ट हैं। तो पहले ये सीनियर मर्चेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको वेरीफाई करने की, उसके बाद इसको मर्चेंडाइजिंग मैनेजर को वेरीफाई करना है। एक बार हमने ये स्टाइल के लिए एक बार वेरीफाई कर दिया, यहाँ पे वेरीफाइड का ड्रॉप डाउन भी लग जाएगा, तो उससे हमारे को फिर पूरे सीज़न में ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हम इस डेटा को फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि कोई भी उसको दोबारा छेड़ ना पाए, चेंज ना कर पाए एक बार वेरीफाइड होने के बाद। अब इस डेटा को डालने से क्या बेनिफिट मिलता है, कहाँ पे उसका इम्पैक्ट आता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू।